पीएचडी हमेशा उस सब्जेक्ट में होती है जिसमें आप मास्टर्स करते हो। ये रूल है, यूनिवर्सिटीज का रूल है, अल्लाह मानो। तो जिसमें आप बेसिकली मास्टर्स करते हो ना, उसी सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर सकते हो। तो मैंने अपनी मास्टर्स करी थी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में क्योंकि मास्टर्स करी थी, तो पीएचडी भी उसी में मैनेजमेंट में ही हो सकती है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उसी में मैंने करी। और मैं अभी जो ब्रेक पर थी वो इसी पर्पज से थी। आई वाज द प्रोसेस ऑफ वाइवा एंड ऑल दोस, दैट वाज द थिंग आई वाज। पर मुझे पता नहीं था कि सर ऐसे बड़ा करके जाएंगे। हाँ, कंपनी नहीं खोलते बेटा इससे। हाँ, नहीं खुली हुई है मेरी। नहीं, प्रमोशन की जरूरत नहीं है बेटा। क्या? हाँ, कितने मार्क्स के साथ? फोर्थ रैंक, टॉप तो फर्स्ट होता है बेटा। मोटिवेटेड काफी लग रहे हो आप लोग ऐसे। हाँ। Alright, so yes, online students, am I audible to you? Audio videos are clear? Alright, okay. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कर चुके हैं अपन ऑफिशियली, राइट? ऑफिशियली, लीगली, स्टैट्यूटरली, राइट? हाँ, तो पढ़ाई तो करोगे ना, माइनर हो चाहे मेजर हो, राइट? उसके बाद वो थोड़ी ना। हाँ, क्या वो कोई है क्या बात? तो अंदर आना चाहते हो? बाहर तो होंगे, ठीक है, जिसको अंदर आने की ख्वाहिश हो। आइए सब, अवेलेबल ही होने दो। फ्रॉम लास्ट सो मेनी डेज। हाँ। हाँ। अच्छा, तो आगे टॉपर से बोल लो। किसके? ऑनलाइन? ऑनलाइन दिया था क्या? ईमानदारी से दिया था क्या बेटा? ये थोड़ी तो करी होगी ना। हाँ, ऐसे थोड़ी हो सकती है। एक ऑफलाइन बच्चा है जिसके 41 40 हैं, एक बैच का, अभी उसने मुझे बताया था, वो 2 4 दिन से एब्सेंट। तो ऑफलाइन पढ़ता है, वो पढ़ता भी अच्छा है, मतलब ही आस्क्ड गुड क्वेश्चंस आल्सो। और मेहनती भी बहुत है। फ्री टाइम उसको लॉ स्पेशली पसंद भी ज्यादा है शायद, तो वो फ्री टाइम में भी बस बहुत क्यूरियोसिटी करता है। उसकी इच्छा है बेटा, तो ये ऐसे जजमेंटल थोड़ी ना हो सकता है कि लॉ पसंद है तो सीए क्यों कर रहा है। ये ऐसे ताऊजी टाइप क्वेश्चन है। जान दो, जान दो, जान दो, जान दो। उसके पास जिन पापा का फोन आया है, उनके लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। होते हैं। ऑलराइट, सो यस, आई थिंक काफी मस्ती हो गई है आप लोगों की, तो वी शैल कंटिन्यू द पोर्शन नाउ। So Indian Partnership Act 1932
We are starting with the new chapter and the new unit. सेल ऑफ, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इमीडिएटली बाद सेल ऑफ गुड एक्ट था आपके, और पढ़ाते भी सेल ऑफ गुड एक्ट ही है, लेकिन अभी मेजोरिटी आप लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ने की इच्छा जताई तो पार्टनरशिप पढ़ लेते, पढ़ना तो सबकी आगे पीछे कैसे भी पढ़ो, तो इन एनी केस वी हैव टू स्टडी दैट। तो पार्टनरशिप में आपको लीगल एलिमेंट थोड़ा सा कम मिलेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था जो सबसे ज्यादा लीगल एलिमेंट कैरी करता है, लेकिन आप लोगों ने अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पूरी ली है तो आप उसको 2 बार 3 बार जितनी बार भी पढ़ोगे उतनी बार में वो आपको अच्छे से वेल वर्स्ड हो जाएगा, याद हो जाएगा, राइट। तो नया सब्जेक्ट हमेशा टाइम लेता है, बट समझ में अगर आ जाता है तो इवेंचुअली वो सबसे अच्छा सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये रियलाइजेशन आपको अभी एकदम से नहीं होगा, विद पैसेज ऑफ टाइम होगा, 1 आध 2 महीना निकलने दो, थोड़ी पढ़ाई इसकी कंटिन्यू रखो, फिर अपने आप। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये वाला जो अपनी यूनिट है इसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं टोटल। फर्स्ट चैप्टर कंपैरेटिवली इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहा है, और सेकंड चैप्टर थोड़ा इसका बड़ा है, थर्ड काफी छोटा, वो रिलेशंस के बारे में बताता है। तो काफी चीजें तो आपको इसमें फैमिलियर लगेगी, काफी चीजें आपको अकाउंटिंग पार्ट से सिमिलर लगेगी कि हमने अकाउंट्स में हम कैलकुलेशन 12 तक तो पढ़ी है ना पार्टनरशिप आप लोगों ने अकाउंट्स में। हाँ, तो 12th में आपने जो अकाउंट्स में पार्टनरशिप पढ़ी थी उससे आप काफी कुछ रिलेट कर पाओगे, तो ये टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल एकदम नया आ गया जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था, राइट। तो इट्स गोइंग टू बी स्कोरिंग, लेकिन इसमें इतनी क्रिएटिविटी नहीं होगी जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्रिएटिविटी थी, एग्जाम्पल्स थे, वो नहीं होगी, बट जो दिमाग कम लगाना चाहते हैं और मार्क्स पूरा लाना चाहते हैं उनके लिए ये चैप्टर बड़ा अच्छा है। कम दिमाग में कम मेहनत में पूरा काम कर देता है, राइट। तो हर तरीके की वैरायटी है आपके पास, लॉ की दिमाग वाली, कम दिमाग वाली, नो दिमाग वाली, पड़ी हुई, नया, सब कुछ है, जो जैसे यूज करे वैसे। नो दिमाग वाली तो काफी है बेटा, क्योंकि नो दिमाग वाले भी काफी है, तो हर तरीके से चल रहा है। So general nature of partnership, that's the unit number 1 here. माइक माइक तो बेटा ऑफ नहीं हो सकता, माइक ऑफ होगा तो इतना ही बेटा ऑटो करेक्ट हो गया बहुत ज्यादा आपका, प्लीज ऑफ योर माइक। ऑफ में ओएफ ही रह गया खाली। रमेश जी क्या है बेटा, रमेश जी कौन है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे किसी रमेश का माइक ऑफ करना, कौन है भाई रमेश, बंद कर लो। ओके, सो माइक अब सबकी ऑफ है, आई थिंक अब ऑन नहीं कर पाएंगे। ऑल गुड नो, अब सिर्फ मेरी आवाज आ रही है, अंबिका रमेश जी के सब तरफ से आवाजें बंद है, ठीक है, ओके। ऑलराइट, सो पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, कल आप लोगों को बोला था मैंने लास्ट में जाते जाते कि पानी रखना अपने पास, अपन कोशिश करेंगे कि काफी चीजें यहीं पे बोल के याद भी करते जाएं और समझते भी जाएं, राइट। तो आज नहीं रखोगे तो अपने आप समझ के परसों से रखना शुरू कर दोगे। So page number 3.2 in your books, and if you have no books you can have focus on your screen, अब complete focus के साथ आप लोग पढ़ेंगे। Section number 4, definition of partnership, partner, firm and firm name.
ये डेफिनेशंस अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेक्शन 4 की. So here we go. First is partnership. Partnership is a relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. So ये definition आप 12th में पढ़ चुके हैं. This is the most important definition. इसको समझते भी है. जिन्होंने 12th में समझना नहीं होगा वो अब समझ लो, जिन्होंने समझा वो डिवाइस. तो सबसे पहली बात, पार्टनरशिप क्या है? पर्सन्स के बीच में रिलेशन. वो क्या अग्री कर रहे हैं? वो अग्री कर रहे हैं बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए. कैरीड ऑन बाय ऑल, वो जो बिजनेस है वो सब लोग कैरी ऑन कर रहे हैं या उनके बिहाफ पे कोई एक जना है जो एक्ट कर रहा है. तो पार्टनरशिप में आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है और वो कॉन्सेप्ट बेटा कहलाता है, सारे जवाब गलत थे. कंसेंट पे ए देखकर अग्रीमेंट, राइट. म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट अब अपन उससे बाहर निकल चुके हैं. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूरा ऑल टुगेदर एक्ट ही नया पढ़. तो म्यूचुअल एजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी लाइन को एक्सप्लेन करता है कि प्रॉफिट जो कैरीड ऑन बाय ऑल, मतलब सब मिलके उस बिजनेस को चला रहे हैं या कोई एक जना उसको रन कर रहा है बाकी सबके बिहाफ पे, right? So can we just revise the definition without seeing in the books? So once again, section 4 है ये. A partnership is an agreement. Agreement है क्या? नहीं है. तो फिर क्या है? पक्का है? कॉन्ट्रैक्ट है क्या? तो क्या है? पक्का. ठीक है. So once again, partnership relation. यही तक हो जाओ. Partnership is a relation. Partnership is a relation. किनके बीच में? Between persons. जिन्होंने क्या अग्री किया है? Share the profits. अब ये जो बिजनेस है ये कैसे कैरी ऑन हो सकता है? By all. Any of them acting for all. So once again with me. Partnership is the relation. Again, partnership is the relation. किसके बीच का? Between persons. किसके बीच में? Between persons. So once again, partnership is a relation between persons. ठीक. फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट जो अपन कर रहे हैं उसमें रिलेशन में अपन क्या करते हैं? टू अग्री टू शेयर द प्रॉफिट. अग्री करते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए. विदाउट सीइंग ऑन द बोर्ड, बुक्स बंदी रखो. Once again, partnership is a relation between persons who agree to share profits. ठीक. एंड द लास्ट पॉइंट नाउ, वो जो बिजनेस है वो कैसे रन कर सकते हैं? or any of them acting for all. So once again, right from the beginning, section कौन सा है? Act कौन सा है? Indian Partnership Act. Section definition किसकी पढ़ रहे हैं? Once again, from the beginning, partnership is a relation. अल्टीमेटली अपने को इसको तोड़ तोड़ के ही पढ़ना पड़ेगा. So partnership is a between two share profits by carrying टर्न है क्या बेटा? बाहर जाओगे क्लास के ऐसे करोगे तो, है ना? दोनों तरीके बहुत अच्छे आते हैं मुझे. अभी एक ही यूज किया है, दूसरा वाला करना बाकी है, तो भारी नहीं हो जाए फिर. हाँ, कैरीड ऑन बाय ऑल का मतलब जैसे तीन पार्टनर्स का, आप तीन के बिहाफ पे या तो तीनों मिलके पार्टनरशिप का काम करोगे या फिर जो दूसरा पॉइंट है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब तीनों की जगह आप इन बिहाफ पे आप ही
तो या तो तीनों मिलके कर दें या उनके बिहाफ पे कोई एक जन, तो वो कॉन्सेप्ट होता है म्यूचुअल एजेंट। सब आएगा भी। अब नेक्स्ट आ रहा है इसमें पर्सन हु एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप में आ गए उनको क्या बुलाएंगे अपन, और उस जो कलेक्टिवली उन पार्टनर्स को क्या बुलाएंगे, फर्म बुलाएंगे। और किसी नेम के अंडर चलेगी पार्टनरशिप, तो उस नेम को क्या बुलाएंगे, फर्म नेम। ठीक। अब आ जाइए एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये डेफिनेशन जो अभी अभी अपन ने पढ़ी उसी के ब्रॉडर वर्जन से सारे पॉइंट्स वही आएंगे। तो फ्लो चार्ट बने हुए हैं आपके यूनिट नंबर 1 में इस चैप्टर के। तो फ्लो चार्ट से आपको वो जो अंडरलाइन करने वाला पार्ट था ना, आप थोड़े से फ्री हो गए, क्योंकि ऑलरेडी फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं, तो शॉर्ट में वो चीजें लिखी नहीं, जहां मैं बोलूँ वहां अंडरलाइन। अभी फोकस करो कि समझ भी लें और ज्यादा से ज्यादा चीजें अपन क्लास में लर्न भी कर, राइट। क्योंकि घर पे तो बहुत बिजी हो गए ना आप लोग सब, घर पे जाते वो अमेजोन प्राइम मिलते होंगे, नेटफ्लिक्स मिलते होंगे, जी वो जियो सिनेमा है ना। हाँ, तो सबको अपने अपने हिसाब से मिलता होगा कुछ ना कुछ, अल्टीमेटली बिजी सब हो गए ना, तो इसलिए यही याद कर लेते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट पॉइंट है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। दो से कम हो सकते हैं क्या पार्टनरशिप में, क्यों नहीं हो सकते। पार्टनरशिप में लोग तब क्या रहेगा, पार्टनरशिप का तो मतलब, हाँ साझेदारी तो यही होती है ना, पार्टनरशिप को हिंदी में साझेदारी बोलते हैं। साझेदारी तो किसी के साथ ही होगी। और अपन ने पॉइंट पढ़ा है फर्स्ट वाला रिलेशन, राइट। तो उसके लिए तो एक जना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। अब इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं उसका काउंट बता रखा है। अभी जो आपने 12 तक पढ़ा उसके बाद अमेंडमेंट्स है, तो इसके हिसाब से अपन पढ़ेंगे, राइट। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन, बुक में ही देखते जाओ। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स. Again, only one person recognized by law can enter into an agreement of partnership. Therefore, a firm, since it is not a person recognized in the eyes of law, cannot be partner. इसको underline करो. A firm, since it is not, और ये जो मैं रीड करती हूँ ना, तो इस टाइम पे आप ध्यान दिया करें। मैं मेरे लिए रीड नहीं करती बेटा, आपके लिए करती। कई बार ऐसा होता है मैंने रीड कर दिया, फिर मैं बोलूँ आगे समझ में, मैम एक बार पढ़ लेते हैं। तो जब मैं रीड कर रही हूँ ना, तो उस वक्त आई एम एक्चुअली रीडिंग फॉर यू, क्योंकि मैं तो सीधे पॉइंट देख कर समझा दूंगी कि क्या क्या लिखा है, फिर आप रिलेट नहीं कर पाओगे। तो फोकस व्हेन आई एम रीडिंग। तो यहाँ ये बात हो रही है कि फर्म क्योंकि पर्सन नहीं है, तो वो किसी और की पार्टनर नहीं हो सकती। तो ओनली पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन बी अ पार्टनर। तो खाली इंडिविजुअल्स जो होते हैं, पर्सन्स जो होते हैं, वो ही पार्टनर बन सकते हैं। कोई फर्म किसी और फर्म की पार्टनर नहीं बन। यस नो का क्वेश्चन हो सकता है इसमें। अगेन अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन फर्म। ये अपन पढ़ते आ रहे हैं कि माइनर फर्म में पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन वो पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए उसको आप एडमिट कर सकते हो, कर सकते हो। तो ये यस नो के क्वेश्चंस हैं, और 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं आपके लॉ में, यस नो के भी आते हैं, उसके अलावा लॉजिक देने के भी आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ पढ़, वरना ऊपर ऊपर से पढ़ के एग्जाम में फंसोगे। तो इसलिए ये सब चीजें पढ़ना, अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। तो यस, अपन ने यहाँ पे 3 चीजें पढ़ ली। मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं पार्टनरशिप में, मिनिमम 2 चाहिए होते हैं। पार्टनर बनने के लिए क्या होना जरूरी है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल होना जरूरी है। कोई फर्म किसी और फर्म की पार्टनर बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। माइनर को पार्टनरशिप में अपन माइनर पार्टनरशिप कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। लेकिन हम बेनिफिट्स के लिए उसको एडमिट कर सकते हैं क्या, यस मैम। होगी ना थ्योरी लर्न आप लोगों को यहीं पर। कंपनी, कंपनी भी नहीं बन सकती, क्योंकि इसमें नेचुरल पर्सन होने की, यहाँ पे इन्होंने बोला ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज बाय लॉ। जो आर्टिफिशियल पर्सन को अपन रिकॉग्नाइज बाय लॉ तो मानते हैं,
अपने अमेंडमेंट आए ना उसके हिसाब से आप कंपनी को पार्टनर नहीं बना सकते, तो एसोसिएट बना एक्चुअली होता है, लेकिन टर्मिनोलॉजी होता है कि बहुत मेजर डिफरेंस। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर अगर आपसे पूछे तो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नहीं होते हैं। कोई लॉ ने पार्टनरशिप में कहीं पर भी मैक्सिमम नंबर का काउंट नहीं दे रखा है। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 के हिसाब से मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 50 पार्टनर की। तो आपसे अगर वो लिमिट पूछे कि मैक्सिमम की लिमिट क्या है, तो आपको दोनों बातें लिख कर आनी होगी। आपको ये भी लिख कर आना होगा कि पार्टनरशिप ने कुछ डिफाइन नहीं कर रखा मैक्सिमम के केस में, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के कौन से सेक्शन में, सेक्शन 464 में डिफाइन कर रखा है कि कितने मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 50। राइट, तो आपसे वो पूछे तो दोनों बात लिख के आनी है। ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप में कह रखा है 50 हो सकते हैं, वो गलत हो जाएगा फिर अपना स्टेट। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोई लिमिट ही नहीं, तो सब कुछ गलत होगा। पूरी यही लाइन लिखोगे तभी सही। बट आउट किसी को। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, we observe that partnership must be the result of an agreement between two or more persons। पार्टनरशिप में बेटा पार्टनरशिप में काफी ऐसी चीजें हैं जो अग्रीमेंट पे डिपेंड करती हैं। राइट, तो अग्रीमेंट जो बनता है पार्टनरशिप का, उसको अपन क्या बुलाते हैं, पार्टनरशिप डीड। याद आया आप लोगों ने 12th तक पढ़ा होगा डीड वन। तो काफी चीजें हैं जो आपके डीड पे डिपेंडेंट है, लेकिन अगर डीड साइलेंट है किसी टॉपिक पे, तो उस केस में क्या होगा वो अपन लॉ में पढ़ेंगे कि लॉ क्या कहता है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी डीड को दी जाती है, लॉ को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा जाता है। राइट, तो ये देखिए आप, there must be an agreement entered into by all the person concerned। This element relates to voluntary contractual nature of partnership। अंडरलाइन करो, voluntary contractual nature of partnership। तो वॉलेंट्री होता है, इसमें जो भी आप राइट्स डिसाइड करते हो वो सब वॉलेंट्री होती है। और दूसरी कॉन्ट्रैक्चुअल होती है, मतलब आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पार्टनरशिप पार्टनर्स आपस में, उसके बेसिस पर आपकी फॉर्म चलती है। तो सेकंड पॉइंट अपन ने यही पढ़ा कि पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए। तो वंस अगेन, पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए। और वो जो अग्रीमेंट हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। बस यही तीन बातें आ रही है। राइट, तो वंस अगेन, पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने चाहिए, मैक्सिमम 50 अकॉर्डिंग टू 464 ऑफ 2013। वो पीछे बेटा जो आईफोन है ना वो दे दो मुझे, दे दो दे दो। What was so important that was going on, कल ही मैंने बोला था ना आपको, बुक में जो लिखा है उसके आगे कुछ नहीं मिलेगा। राइट, और अगर कुछ क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो टिक कर लिया करो, घर जाके जो गूगल सर्च करना चाहते हो कर। इतनी सारी ज्ञान लेने के चक्कर में पता चले फिर याद कुछ भी। क्लास अपन ने कर दी क्योंकि हम कुछ बहुत ज्यादा सीखना चाह रहे थे, वो बहुत ज्यादा भी नहीं सीख पाए और क्लास भी नहीं। पॉइंट है। Okay, so next is, thus the nature of partnership is voluntary and conceptual। अब इसके next paragraph में देखिए, an agreement from which relation of partnership arises may be express। तो express और implied दोनों हो सकता है, टिक कर लो, express और implied। agreement express भी हो सकता है, implied भी हो सकता है। implied depend करता है कि act कैसा किया आपने, किस तरीके का conduct करते हो, इन सब। और लास्ट अंडरलाइन कर लो, इसके लास्ट ही लास्ट में दे रखा है ओरल एंड रिटन, दोनों हो सकते।
कॉन्ट्रैक्ट भी ओरल और रिटन वैलिड है और पार्टनरशिप का अग्रीमेंट भी ओरल और रिटन दोनों वैलिड है। तो सेकंड पॉइंट अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बोर्ड पे मत देखना। तो अग्रीमेंट कितने लोगों के बीच में होना चाहिए? 2 और मोर पर्सन। अग्रीमेंट की दो क्वालिटीज क्या क्या थी? वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। अग्रीमेंट कैसा हो सकता है? एक्सप्रेस इम्प्लाइड किस पे डिपेंड करता है? कंडक्ट पे। और लास्ट इसमें एग्रीमेंट की क्वालिटी बता रखी थी कैसे हो सकती है। बढ़िया थ्योरी आपकी, तो डाउट है इसमें? तो अगर ये ध्यान से सुन के और बोल भी जाओ तो क्लास में प्रिपरेशन हो रही है, रिवाइज करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 3 नाउ, बिजनेस। सो बिजनेस पे आ जाओ। ये जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं किस पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप एलिमेंट्स, वेरी गुड। तो कई बार पॉइंट्स याद रह जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि पॉइंट्स थे किसके, राइट? तो ये पता होनी चाहिए कि ये एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं अपन, पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा होता है आप लोगों के साथ कभी? पॉइंट्स तभी, हाँ तभी इतनी चेहरा चमका था इस बात पे। तो कई बार ऐसा आता है कि पॉइंट्स तो याद है और उसका जो बेसिक सेंस था वो भूल गया, फिर घर जाके बुक खोली, अच्छा ये इसके बुक तो आते थे। तो कई बार ऐसा था। आई रिमेम्बर देयर वाज अ स्टूडेंट हु वंस शेयर्ड विद मी, हम सारे आंसर पढ़ गए, क्वेश्चन पढ़ना भूल गए, एग्जाम में सब गोल गपाल हो गया। तो वो थी वैसे थोड़ी सी फील्ड की नहीं थी, उसका फील्ड। तो ऐसा नहीं करना, अपने को रटना नहीं है, हमने कॉन्सेप्ट समझ कर ही आगे बढ़ना है। अगर रटना होता तो फिर बुक से नहीं पढ़ाते, फिर तो शॉर्ट में फ्लो चार्ट बना बन के बता देते, लगता है दिमाग बढ़िया, राइट? तो हमने को बुक से ही पढ़ना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी एक एक नंबर के क्वेश्चन में। यदि मैम डीड नहीं है तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दें? डीड नहीं है तो फिर तो लॉ है बेटा, फिर तो कानून ही फॉलो करो, राइट? और डीड ही नहीं है तो फिर पार्टनरशिप क्या है? डीड में अपन जब भी घुसते हैं तो सब चीजें रिटर्न में लिखवाना चाहते हैं, तो डीड तो होती ही होती है और फिर भी नहीं है चिन्ह में, तो फिर कानून भरोसे आपका हिसाब है। उसका जो क्वेश्चन था उसका आंसर ही। So yes, point number 3 is business. So in this context, we will consider two proposition. First, there must exist a business. Underline करो. There must exist a business. अब बिजनेस में तीन चीजें आएंगी इसमें। फर्स्ट इज ट्रेड, ये रखा है इसमें, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। जीएसटी में पढ़े थे ना कौन सा लोग, ट्रेड क्या होता है, ऑक्यूपेशन क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है। ये क्या है? तो पहली चीज अपन ने पढ़ी कि बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए और उसमें तीन चीजें इंक्लूड होंगी। कौन कौन सी तीन चीजें? The existence of business is essential. Secondly, the motive of the business is acquisition of gain. और जो अपन बिजनेस कर रहे हैं उसका पर्पस क्या होना चाहिए? प्रॉफिट, एक्विजिशन ऑफ गेन, प्रॉफिट कमाना उसका पर्पस होना चाहिए, राइट? ये इसमें फ्लो चार्ट में भी समझा रखा है, तो दोनों पॉइंट्स इन्होंने यूज कर ली, बट अपन अंडरलाइन भी कर रहे हैं जो जरूरी हो जाएगा। Which leads to formation of partnership. Therefore, there can be no partnership where there is no intention to carry on the business and not to share the profit. तो दो बातें हैं बिजनेस में। पहली बात तो क्या होना चाहिए पार्टनरशिप में? बिजनेस। और उस बिजनेस का पर्पस क्या होना चाहिए? टू गेन प्रॉफिट। अगर आप एनजीओ चला रहे हो तो वो पार्टनरशिप का पार्ट नहीं बनेगा, एनपीओ भी, राइट? और सिमिलरली जब अपन बात कर रहे हैं कि बिजनेस में तीन एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन से तीन एलिमेंट्स आते हैं? ट्रेड, प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। इसको ध्यान से समझ लो, में से वन लाइन आंसर्स आ सकते हैं। The sharing of profit is an essential feature of partnership. पार्टनरशिप का एक बहुत ही एसेंशियल फीचर है, और वो कौन सा फीचर है? शेयरिंग ऑफ पार्टनरशिप, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट।
There can be no partnership when only one of the partner is entitled to the whole of the profit of the business. अगर 3 पार्टनर है और इन 3 पार्टनर में कहा कि प्रॉफिट तो सारा अंश के पास ही जाएगा, सारा माल यही लेकर जाएगा, तो ये पार्टनरशिप है क्या फिर? नहीं। क्यों नहीं है? प्रॉफिट शेयरिंग नहीं हो रही इस केस में। आगे देखिए, पार्टनर मस्ट अग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन एनी मैनर दे चूज। अब प्रॉफिट शेयरिंग का रूल नहीं बना रखा कि प्रॉफिट कैसे किस प्रोपोर्शन में शेयर होना चाहिए, तो ये रूल कौन डिसाइड करेगा? पार्टनर आपस में मिलके रेशियो डिसाइड कर सकते हैं, जैसे 3:2:1 का डिसाइड कर, तो उसी में होगा फिर। बट आगे की लाइन, but an agreement to share loss is not an essential element. प्रॉफिट का अग्रीमेंट तो एसेंशियल होता है, लेकिन लॉस शेयर करने का अग्रीमेंट हो ये एसेंशियल पार्ट नहीं है। माइनर को देते ही नहीं लॉस का, दैट्स नॉट एसेंशियल। इट इज ओपन टू वन और मोर पार्टनर टू एग्री टू शेयर ऑल द लॉसेस। ऐसा हो सकता है कि भाई इन 3 में से अंश कहे कि भैया तुम मजे करो, सारा लॉस मेरा, राइट? तो ये वैलिड है। लेकिन अंश ये तुम फिर से मजे करो, सारे प्रॉफिट मेरे, तो फिर ये इनवैलिड हो जाए। आया ये बात समझ? तो 3 में से एक जना खाली बोले कि लॉस खाली वही शेयर करेगा, म्यूचुअल कंसेंट से काम हो रहा है, वो वैलिड है। लेकिन म्यूचुअल कंसेंट से कहे कि प्रॉफिट भी सिर्फ इसी का होगा, तो वो इनवैलिड कहलाएगा। हाँ जी, तो अगर अग्रीमेंट में डिसाइड, या तो आप जनरली जब अग्रीमेंट करते हो तो कैपिटल के प्रोपोर्शन में डिसाइड कर लेते हो, लेकिन कानून आपको ये नहीं कहता कि अगर डिसाइडेड नहीं है तो कैपिटल में होगा, उस केस में इक्वली होगा, राइट? तो कैपिटल का प्रोपोर्शन लॉ नहीं कहता है, पार्टनर्स अपने हिसाब से जनरली ऐसा ही करते हैं। However, in the event of loss, unless agreed otherwise, there must be borne in the profit sharing ratio. और लॉस के केस में अगर आपने प्रोपोर्शन डिसाइड नहीं किया तो जैसे प्रॉफिट शेयर कर रहे थे उसी तरह लॉस शेयर। सारी इसमें 2-3 बातें पढ़ ली। पहली बात, प्रॉफिट का शेयर करना एसेंशियल है क्या? लॉस का शेयर करना एसेंशियल है क्या? नो मैम। ठीक है, ये तो 2 बात हो गई। अब इसमें पहली बात ये दे रखी है कि प्रॉफिट शेयर करने के लिए आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं, यस कर सकते। लॉस का अगर आपने डिसाइड नहीं किया कि कैसे शेयर होगा, तो किस रेशियो में शेयर होगा? प्रॉफिट शेयरिंग। ये पूरी लॉस तो शेयर करना जरूरी है नहीं ना, प्रॉफिट यही तो पढ़ा भी अपन ने। चलो, सो नेक्स्ट एग्जांपल 1 2 3 एक बार पढ़ लीजिए प्लीज फटाफट से। माइनर तो पार्टनर ही नहीं बन सकता ना, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता बेटा, यही पढ़ा था। लेकिन माइनर को आप बेनिफिट्स के लिए हिस्सेदारी दे सकते, हिस्सा बना सकते, हिस्सेदारी तो नहीं दोगे, हिस्सा बना सकते हो, ओनली फॉर द बेनिफिट। पढ़ा तो था अभी अभी बेटा, हानि नहीं, ये तो अलग बात है। लॉस शेयर करना पार्टनरशिप के लिए एसेंशियल पार्ट नहीं है, अगर सबने डिसाइड कर लिया शुरू शुरू में। अब शुरू शुरू में डिसाइड ये हुआ, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये, शुरू शुरू में प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, लॉस भी। प्रॉफिट का रेशियो 3, लॉस का नहीं डिसाइड, लॉस भी 3:2। शेयर लॉस होगा अगर आपने अग्रीमेंट में लिखा, लेकिन अग्रीमेंट में शुरू में ही बात हो गई आपकी मेरी कि लॉस तो खाली यही शेयर करेगा, अपन नहीं करेंगे, शुरू में ही बात हो रही है। इसमें example number 1, owners who share among themselves the rent derived from a piece of land are not partners because there does not exist any business. तो इसमें बिजनेस का है बेटा, रेंट ले रहे। तो ये तो इन्होंने मिक्स कर दिए सारे, नॉर्मल एग्जांपल्स हैं, कनेक्ट मत करो।
यस, एग्जाम्पल 2, 3 सेकंड में, no charitable institution or club may be floated in partnership. A joint stock company may however be floated for non-economic purpose. जॉइंट स्टॉक कंपनी को छोड़ो, अब वो कंपनी वाली यूनिट में पढ़ लेंगे. यहाँ तक समझ लो कि कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या क्लब पार्टनरशिप का पार्ट नहीं बनती, क्योंकि अभी अभी अपन ने पॉइंट नंबर 3 में पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या एसेंशियल है. जॉइंट स्टॉक कंपनी में कुछ कंपनीज है जो नॉन इकोनॉमिक पर्पज के लिए चलती है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो तो बनेंगे. कंपनी का रोल अलग है, पार्टनरशिप का. Guess what else? थर्ड भी पूछ लो, क्या आ गया थर्ड? आ गया पक्का? ठीक. ऑनलाइन स्टूडेंट्स सही चल रहा है बेटा? खाना पीना साथ में थोड़ी बहुत पढ़ाई. नेक्स्ट पॉइंट नाउ, business carried on by all or any of them acting for all. ये अपन ने शुरू में पढ़ा था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बनना चाहिए. या तो केस स्टडी बनाएंगे, या 2 नंबर क्वेश्चन, या यस नो, या कैरेक्टरिस्टिक, कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप में ये बनता ही बनता है क्वेश्चन का पार्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. The business must be carried on by all the partners or by any one or more of the partners acting for all. So यहाँ बात हो रही है कि जो business है वो किसके द्वारा carried हो सकता है? By all the partners. जितने भी partners हैं वो business को carry on कर सकते हैं. That's the first point. Next, or by anyone or more of the partners acting for all. या फिर उन सबके behalf पे कोई एक partner भी उस business को क्या कर सकता है? कैरी ऑन. क्या आगे लिख लो आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो मैंने लिखा था पहले, म्यूचुअल एजेंसी लिख लो, अलग से लिख लो, याद आ जाए. So this is the cardinal principle of partnership law. ये वन लाइन में पूछ सकते हैं that which is the cardinal principle of partnership law? Principle of mutual agency, right? या फिर ये पूरा भी लिख सकते हो carried on by all or any of them acting for all. In other words, there should be a binding contract of mutual agency between the partners. तो यही बात है, ये लाइन समझ में. तो carried on by all या any of them acting for all. carried on by all का क्या मतलब है? सारे के सारे लगे हुए हैं. और any of them acting for all का मतलब सबके बिहाफ पे कोई एक लगा हुआ है, एक या दो जितने, मतलब फर्स्ट वाले में सब लगे हुए, सेकंड वाले में कुछ ही लगे हुए. An act of one partner in the course of business of the firm is in fact an act of all partners. तो अगर अपन यहाँ पे बात करें कि किसी भी फर्म के बिजनेस में किसी एक पर्सन का एक्ट सभी पार्टनर्स को बाउंड करता है क्या? एक्स वाई जी में से एक्स ने कोई एक्ट किया है या कोई बिजनेस लेकर आया है, तो वो बिजनेस वाई और जेड भी परफॉर्म करेंगे, उसमें काम करेंगे, राइट? तो इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी थोड़ी ना होती है. किसमें होती है फिर? कंपनी में होती है सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट? Each partner carrying on the business is the principal as well as agent. इसको अंडरलाइन कर लो इस लाइन. हर एक पार्टनर जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है वो प्रिंसिपल भी है कि नहीं है? कैसे है प्रिंसिपल? कैसे है? एक इंसान सबके लिए काम कर रहा है, और एजेंट उल्टा बोल दिया. प्रिंसिपल है जो सबको काम करवा रहा है, एजेंट जो सबके बिहाफ पे काम कर रहा है. तो एक पर्सन एट ए टाइम उसी फॉर्म का क्या रहेगा? प्रिंसिपल भी और एजेंट भी. प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही लिख कर आना प्लीज, राइट? PAL, PL ही मत लिख कर आना. एजेंट करता है, प्रिंसिपल करवाता है. PAL ही तो लिखी है बेटा. कौन सी बुक है? PL ही लिखी है? किसमें, कौन सी बुक है? उसमें तो PL ही आएगी बेटा, कार्डिनल में तो PL ही तो होता है सिद्धांत, और PAL को आप 12th क्लास तक बहुत अच्छे से जानते थे, राइट? हाँ,
हो गया। चलो, so yes, he is an agent insofar as he can bind the other partners by an act. He is a principal to the extent that he is bound by the act of other partners. तो यहाँ पे बात हो रही है एजेंट कैसे है, he can bind the other partner. एजेंट है तो वो और लोगों को भी बाइंड कर सकता है अपने एक्ट से, और प्रिंसिपल है तो वो खुद भी बाउंड हो सकता है दूसरों के एक्ट से। तो जैसे अगर ड्राइवर ने गाड़ी भेड़ दी तो जो ओनर है वो बाउंड होगा कि नहीं होगा, होगा, ही इज द प्रिंसिपल, राइट। और एजेंट जो है वो अपने एक्ट से सबको बाउंड कर सकता है, प्रिंसिपल खुद बाउंड होता है, एजेंट सबको बाउंड कर सकता। केडी कामना तो कंपनी इस केस लॉ को अंडरलाइन कर लो, केस लॉ तो आपके गिवन नहीं है लेकिन इसके एसेंशियल पार्ट्स गिवन है, तो ये केस लॉ याद करना है इस चैप्टर का, बस यही। The Supreme Court has held that the two essential conditions to be satisfied are that first, there should be an agreement to share the profit as well as loss of the business. तो इन्होंने कहा है कि पार्टनरशिप के लिए दो चीजें हैं, पहली चीज क्या होनी चाहिए, अग्रीमेंट होनी, अग्रीमेंट को अंडरलाइन कर लो, और दूसरी क्या होनी चाहिए, बिजनेस चाहिए, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ। हाँ, तो क्या दिक्कत है, लॉ नहीं कहता, यही कह रहे हैं अग्रीमेंट तो होना ही चाहिए कि प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे और लॉस कैसे शेयर करेंगे। पार्टनरशिप में आपकी जो अग्रीमेंट की डीड है, पार्टनरशिप डीड जिसको आप कहते हो, वो लॉ से ऊपर चलती है। अगर आपने डीड में लिख लिया कि प्रॉफिट इस प्रोपोर्शन में शेयर होंगे और लॉस इस प्रोपोर्शन में शेयर होंगे तो वैसे ही होंगे, लेकिन लॉ तब काम आता है जब आपने लॉस का कोई रूल ही नहीं बनाया, या आपने ये रूल बना दिया कि भाई हम सबकी जगह लॉस से ये शेयर करेगा, तो शेयरिंग ऑफ द लॉस तो होगी ना, ये शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए लॉ बना हुआ है कि अगर आपने डीड में किसी तरीके से ये डिफाइन नहीं किया कि आपकी जो लॉस की शेयरिंग है वो कैसे होगी, तो उस केस में आपके क्या काम आएगा, उस केस में आपके काम आएगा लॉ। फोन चल रहा है क्या बेटा पीछे, हाथ में फोन नहीं, तुम नहीं पीछे, वो बेचारा अलग फंस जाता है टॉकिंग तो बुक में देख रहे थे क्या इतने फोकस के साथ में, इतना फोकस था मुझे लगा मोबाइल ही होगा हाथ में। तो ओके, तो वंस अगेन लॉस के केस में जब अपन बात कर रहे हैं तो जनरल केस में तो रूल ये है कि भाई प्रॉफिट और लॉस का अग्रीमेंट, लेकिन अगर आपने अग्रीमेंट नहीं किया और आपने अग्रीमेंट का रेशियो डिसाइड नहीं किया, प्रॉफिट तो इक्वली शेयर हो जाता है और लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर हो जाता है, शेयरिंग का कॉन्सेप्ट इन एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट। दूसरा केस, अगर आप ये चाहें, कानून आपको ये फ्रीडम देता है पार्टनरशिप, अगर आप चाहें तो आप खाली प्रॉफिट शेयरिंग बना सकते हैं, लॉस शेयरिंग सब नहीं करके किसी एक पर्सन को दे सकते। तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है लॉस को तुम भुगतोगे तो सही, ऐसा तो नहीं कि लॉस हम लॉस को हम नहीं जानते, प्रॉफिट को हम सब जानते हैं, ऐसा थोड़ा ना कहोगे, लेकिन उसमें ये जरूर है कि 3 जने मिलकर शेयर करेंगे, इस प्रोपोर्शन में करेंगे, 3 की जगह एक ही जना करेगा, कैसे करेगा वो लॉ ने आपको आजादी दी, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते लॉस हो गया क्रेडिटर आया अपने काम नहीं जानते, हमने तो लॉस शेयरिंग की बात कभी करी ही नहीं थी, लॉस कोई तो भुगतेगा कोई तो उठाएगा, तो फ्रीडम लॉ की तरफ से, राइट। हाँ जी, नहीं कुछ और पढ़ा होगा, मुझे याद नहीं, मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या पढ़ा होगा, बट रूल यही कहता है कि प्रॉफिट अगर एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट के केस में इक्वली होता है और लॉस एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट के केस में प्रॉफिट शेयरिंग में होता है। हाँ, वो अलग बात है कि प्रूफ कैसे करेंगे, वो अलग बात है कि भाई प्रूफ कैसे करेंगे, दिक्कत आएगी परेशानी होगी, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में भी हो सकता है, लेकिन वैलिड तो है, आप उसको इनवैलिड या गलत तो नहीं बना सकते, राइट। आपने जाके रेड लाइट तोड़ी, रेड लाइट तोड़ के पुलिस वाला आया, आपने स्पीड धीरे करके एकदम से बढ़ा के और भाग लिए, गलत तो है ना,
राइट। अब इस केस में ये कि हम तो आ गए, हमको तो रेड लाइट पे पुलिस ने नहीं पकड़ा, तो आप पुलिस वाला प्रूव अपने हिसाब से कर लेगा, कैसे करेगा वो उसकी जिम्मेदारी, लेकिन आपके पार्ट पे काम गलत हो गया है। राइट। तो अपने को ये नहीं समझना कि ओरल अगर हो गया तो वो डीड ही नहीं है, ओरल भी डीड है, और डीड का होना बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं माना गया है। डीड की एब्सेंस में आपके पास लॉ है, जिस लॉ को आप रेफर करो। तो उस डीड का रोल ये होता है कि अगर लॉ के साथ साथ आपने डीड भी बना ली, लॉ के विदिन रहते, तो आप डीड को फॉलो करोगे, बात है। right? और डीड है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो लॉ दे रखा है, लॉ के हिसाब से डीड या तो आप डिसाइड कर लो 3:2:1, नहीं डिसाइड कर पा रहे तो लॉ ने कह रखा है इक्वली कर लो। हाँ तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो इनवैलिड नहीं, गलत नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं उसकी अपन ना कर, प्रॉब्लम आएगी। मेरे को बताने दिया करो ना, कोई बात नहीं, सब टीचर क्यों बन जाते हो। यस यस यस, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स। कई बार हो जाता है कंफ्यूजन किसी तरीके का, तो क्या है कि सब मिलके बोलते हो तो वो और पूछने वाला भी घबरा जाता है कि यार ये ऐसे क्या हो रहा है, तो अलाउ मी टू टीच। ओके, तो दैट्स इट। यहाँ पे एजेंट को रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हैं क्या, बोलना तो नहीं चाहिए बेटा रिप्रेजेंटेटिव, तो क्योंकि और बहुत तरीके से आ जाएगा, लीगली नहीं बोलना चाहिए, इंग्लिश में बोल सकते हो, कानून में तो बतंगड़ बन जाएगा इस बात का। हाँ? इंग्लिश भाषा में बोल सकते हो, कानून की भाषा में नहीं बोल, वो अलग चीज है। तो ये है आपकी चीज। तो यहाँ तक अपन ने बेसिकली एलिमेंट्स वाला पोर्शन कवर कर लिया। अब इसमें अपना ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप आ रहा है। तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में आज आपके लिए थोड़ा सा असाइनमेंट है, पेज नंबर 3.5 पे आइए। पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी का आप लोगों को डिफरेंस दे रखा है। सिमिलरली पार्टनरशिप वर्सेस क्लब और पार्टनरशिप वर्सेस एचयूएफ, ओनरशिप मत करना एचयूएफ तक। तो ये डिफरेंस बिटवीन आपको पढ़ के आने, आपको बेसिक चीजें पता है, जहां नहीं समझ में आए उस डिफरेंस को टिक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट टुमारो इज संडे, कल क्लास है भी नहीं है आप लोगों की, so you are free to go। इतना सा काम या तो आप पूछोगे या मैं पूछूंगी, आई एम गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस डिफरेंस बिटवीन। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फ्रेंड बेनिफिट के लिए पार्टनर होना essential नहीं, माइनर के अलावा भी नहीं, माइनर के अलावा तो पार्टनर होना एसेंशियल है बेटा, बोलना सिर्फ माइनर के लिए, ठीक है। व्हाट एल्स, एचयूएफ तक के सारे पढ़ने। वो गुड नहीं, रेमुनरेशन भी। एक सेकंड में, एक सेकंड बेटा, डीड का एब्सेंस में वन पार्टनर भी रिस्क बियर कर सकता है ना। यस कल्पना, डीड के एब्सेंस में भी और डीड में भी आप आपस में मिलके म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड कर सकते हो। अगर डीड नहीं है और उस बेटा और बताओ,